जैसे हम लोग ने सुना है कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ऐसे अनेक अनेक चालीसा हम लोग ने देखा है। आज हम लोग योग आरोग्यम चालीसा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैंने ऐसे 40 पॉइंट लिख के निकाला है जो मुझे लगता है कि वृद्ध अवस्था में और प्री वृद्ध अवस्था में, यानी 40 के बाद में सभी लोग को ये चीजें करना बहुत जरूरी है। 40 के बाद क्यों, मैं तो बोलता हूँ कि शुरुआत से ही जो लोग अगर इस चालीसा का, योग आरोग्यम चालीसा का पठन भी करेंगे और उसका पालन भी करेंगे तो डेफिनेटली वो हर बीमारी से, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी डिजाइज से दूर रह सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स के द्वारा आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। ओके, आशा करता हूं कि अभी सभी को स्लाइड्स दिख रही है। आप थंब करके बता दीजिए दिख रही है तो। स्लाइड स्लाइड दिख रही है सबको? ओके। तो आज के विषय की ओर चलते हैं। योग आरोग्यम चालीसा। मुझे समय मिला एक हफ्ते का, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को जरूर से पसंद आएंगे। ओके। सबसे पहले तो कोई भी उम्र रहे, खास करके वृद्ध उम्र में क्या होता है कि इतने साल की उम्र हो जाती है, बहुत लोग से हमारा हम लोग की तरफ से कुछ गलतियां हो जाती, खुद के तरफ से, दूसरे लोग की तरफ से गलती हो जाती है, तो हम जिंदगी भर उसकी गांठ बांध के रखते हैं ना। और ये हमें बेचैन करता है हरदम। मन शांत नहीं रहता उससे, हरदम हमारे इसमें कहीं ना कहीं नफरत, क्रोध वगैरह की सब भावना रहती है। तो सबसे पहले तो आध्यात्मिकता या सभी धर्मों में यही सिखाया गया कि आपको सबसे पहले लोगों को माफ करना है। माफ करना है क्योंकि जो भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा बोला है, उसने उसकी सोच, उसकी नजर, उसके कल्चर, उसके व्यवहार, उसके क्या बोलना चाहिए, उसका शिक्षण, वो बेसिस उन्होंने एक विचार बनाया आपके बारे में और बोला है। कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष, इवन भगवान लोग को भी लोग ने नाम रखा है। तो हम तो साधारण पुरुष हैं। तो इसलिए कौन क्या बोलता है वो उनका लुकआउट है ना। हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारी वहां पे कोई गलती दिख रही है तो उसको सुधार ले, उससे माफी मांग ले, फिर से ना करे। यह हमारे हाथ में है। और अगर हमें लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं है गलती, तो ठीक है, भगवान को हाथ जोड़ी कि उनको अच्छी बुद्धि दे बस, और माफ करिए। देखिए आपकी जिंदगी एकदम सुखमय हो जाएगी। बहुत बहुत बड़ा ये, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले पॉइंट रखा है। दूसरा, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, मैं यूएसए में बैठा हूं, अगर मैं आनंद भाई जी या हमारी अलका बहन के बारे में बुरा सोचूं तो ये वाइब्रेशन जाएंगे। भले भले वो उनको हम मुंह से ना बोले, पर हमारे वाइब्रेशन जरूर निगेटिव वाइब्रेशन जाएंगे, और वो जो दोनों है ना, वो भी हमारे बारे में ऐसे ही विचार रखेंगे। इसलिए हमें पूरा, अभी कम से कम वृद्ध अवस्था में, तो कम से कम हमको अभी क्या करना है, कमाई करना है, लोगों से दुआएं लेना है ना, आशीर्वाद लेना है, ताकि भगवान के दिन यही दो दो करेंसी चलती है ना, आशीर्वाद और दुआएं। वहां पे डॉलर नहीं चलता और रुपीस नहीं चलता। तो किसी को भी ना किसी पे क्रोध करना है, ना किसी की बुराई करना है, किसी को बोलना है, कुछ नहीं करना, सबको प्यार करना है। अभी जाने के दिन है, हम लोग के पैर अभी कहाँ अटके हुए, कब्र में अटके हुए हैं। अगर अभी नहीं हम लोग ये सब सुधरेंगे तो फिर वहां ऊपर हमारी जगह पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं तो बोलेंगे भाई नीचे जाओ, नीचे है ना, अपने मृत्यु लोग के भी नीचे, है ना। तो ऐसा कहते हैं, जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। आप जैसे बचपन से बोते आ रहे हैं, वैसे ही आपको वृद्ध अवस्था में उसका सब फल मिलेंगे, है ना। इसलिए राइट फ्रॉम बिगनिंग अपने बच्चे, जो अपनी जिंदगी हो गई, पर अपने जो बच्चे हैं ना, उनको आप अच्छा अभी से संस्कार देंगे ना, तो डेफिनेटली उनके आने वाला जो वृद्ध अवस्था रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो कोशिश करो। और
और क्योंकि ये बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा, जैसे मैं अगर चाय पीता हूँ और मैं अगर बच्चों को बोलूँ नहीं चाय पीने से एसिडिटी होती है, एडिक्टनेस आता है, ये होता है वो होता है, वो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। ठीक है, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे या फिर उलट के आपको उत्तर देंगे। तो हमारा क्या कर्तव्य है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा अनुसरण कर रहे हैं, वो अगर अच्छे व्यक्ति बने तो हमें वो पालन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। आप सिर्फ बोलने से कोई नहीं सुनता है इस जमाने में। हाँ, आप वैसा अनुकरण करो, ऑटोमेटिकली आपके पीछे लोग आना चालू कर देंगे। बहुत बड़ा उदाहरण हमने महात्मा गांधी जी का देखा ही है ना। फिर 4 आश्रमों का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे आप, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है ना इसके अंदर। और ऐसा नहीं बोलता हूं मैंने जो 40 पॉइंट बनाया है चालीसा के, वो एकदम पूरी तरह से फुल प्रूफ है, नहीं, आप लोग उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे जरूर से बताना ताकि फिर मैं भी उसमें कुछ ऐड कर सकूं, जो नहीं जरूरी वो कम कर सकता हूं, है ना। 4 आश्रम यानी जैसे हमारा एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है ना, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर संन्यास होता है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनका तो वानप्रस्थ में रहते हैं, पर क्या हम लोग वानप्रस्थ का पालन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सभी दृष्टि से हम यम नियम का पालन ही नहीं करते तो हम क्या समझेंगे फिर? हम गीता का अध्ययन नहीं करते, क्या समझेंगे हम आश्रमों के बारे में? ठीक है, जो भी हो गया, अपना ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में हो गए, तो गृहस्थ के बहुत अच्छे सुंदर नियम वगैरह दिए गए हैं अपने ग्रंथों में, उसका कुछ ग्रहण कीजिए ना, ताकि आपका वृद्धावस्था अच्छी जाएगी, है ना। और जो वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं 50 के बाद में, उनको तो वानप्रस्थ में रहना। वानप्रस्थ का अर्थ क्या? वानप्रस्थ का अर्थ है कि अभी गृहस्थ आश्रम से आपको बाहर निकलना है। क्या हम लोग निकले हैं क्या? जस्ट अपने आप को प्रश्न करो, नहीं, अभी भी मेरा मेरा तेरा वो चल रहा है। ना 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 ना, ऐसे में आप गृहस्थ से निकल ही नहीं सकेंगे। अभी क्या करना है, आप घर में रहो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप वृद्धाश्रम में जाओ या कहीं बाहर जाओ, आप घर में ही रहो, पर उसके वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार रहो। बिना मांगे घर में, देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना, वो सब अपने से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा होशियार है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अनुभव की भले उनको कमी हो सकती है, वो अनुभव अगर आपको पूछते हैं, देखिए पूछते हैं, तो आप उनको सलाह दीजिए, अन्यथा आप सलाह बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि आपकी सलाह और उनके इसमें जमीन आसमान का फर्क, 50 साल 60 साल का फर्क आ जाएगा, है ना। अभी जनरेशन पहले की हमारी जनरेशन बहुत फर्क है। आप जो भी विचार बताएंगे वो आपके अनुभव के अनुसार बताएंगे, तो वो उनको नहीं पटेंगे। आपको अभी नया लोगों का भी अभ्यास करना है, बच्चों का, है ना, जो है, और अपना भी अभ्यास करना है। और बिना पूछे आप सलाह नहीं देंगे। अगर ये बिना हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब ऐसे इसमें चाहेंगे ना, तो फिर आपका वहां पे फिर टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता। फिर हम बोलते हैं हमारा तो कोई सुनता नहीं है। तो ये याद रखना, ठीक है। फिर ये मैंने बता दिया आपको, बिना जरूरत के सलाह नहीं देना है। अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। आप कैसे बनाएंगे? आप शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बना सकते हैं? आपको रोज सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। भरपूर वार्म वाटर पीना है ना। सुबह के जो जो भी हमारे टॉयलेट वगैरह है वो करके, फिर आपको जो घूमना जाना चाहते हैं, फास्ट वॉकिंग कीजिए, है ना, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये करना है। मानसिक स्वास्थ्य कैसे होगा? देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य का तो ऐसा है, हमारी सिस्टम अंदर चलते रहती है और मल वगैरह, यूरिन वगैरह ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होते रहते हैं। पर मानसिक स्वास्थ्य का क्या? हम दिन भर जो बुरे विचार हमारे दिमाग में भर जाते हैं ना, उसका क्या? उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे बेस्ट है योग और मेडिटेशन। आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और हाँ, यम नियम का आपको करना ही है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है। जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स दिया है यम नियम में, उसका पालन करना है। तो आप देखेंगे कि रोज का रोज जो मन में जो कचरा भरा है ना, दिमाग में, मन में, वो रोज का रोज निकलेगा। इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, आसन करना बहुत जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा। आज मैं पिछले बार तो हमने आसन लिया था वृद्धों के लिए, आज प्राणायाम लेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा इमोशनल स्वास्थ्य, हमारा स्पिरिचुअल स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है।
ठीक है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है ये उम्र में, क्योंकि ऐसे समय हमारा सभी इम्यून सिस्टम कम हो जाता है ना, इसलिए फिर मेंटल हमारा स्टेटस बरोबर नहीं रहता है, शारीरिक हमारे जितने सिस्टम्स है वो बरोबर वर्कआउट नहीं करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ने जब कमाई चालू करते हैं तो अपने लड़की है तो उसके लिए शादी के लिए हम लोग आरडी चालू करते हैं, बच्चे के एजुकेशन के लिए लड़का है लड़की है तो उनके आरडी चालू करते हैं। कीजिए, बहुत अच्छी बात है, अपने लिए भी करके रखिए, ठीक है। क्योंकि आर्थिक स्थिति वृद्धावस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम वो टेंशन नहीं होना चाहिए अपने आर्थिक स्थिति की। तो ये आपको मजबूत, आपके पहले से ही आपको जब बीज लगाते हैं ना, जब आपको नौकरी या धंधा चालू करते हैं तब से आपको अपना अलग से रखना है। और आपकी जो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब अपने हाथ में ही रखिए, अपने नाम से ही रखिए, ठीक है। और जहां पे जितनी जरूरत है आप अपने हैसियत के अनुसार बच्चों की मदद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मदद नहीं करना चाहिए, जिनको भी जरूरत है आप उसको अपनी स्थिति को देखते हुए जरूर से मदद कीजिए, है ना। और आपकी लाइफस्टाइल ये बहुत जरूरी है भाई, लाइफस्टाइल निसर्ग के साथ होना चाहिए ना, जैसे पशु पक्षी कैसे सुबह उठ जाते हैं, है ना, अपनी दिनचर्या चालू कर देते हैं, जैसी शाम होती है फिर उसके बाद खाते भी नहीं है ना, आराम करते हैं। तो वैसे ही हमें रखना है कि दिन भर आप जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, है ना, बढ़िया घूमने चाहिए, बढ़िया सात्विक अन्न ग्रहण कीजिए, सात्विक विचार रखिए, है ना, सात्विक जीवन शैली वापरिए और खुश रहिए, है ना। और व्यसनों से दूर रहना है, वो बहुत जरूरी है ना। अब उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, व्यसन के बारे में सबको ही पता है कि एक बार गलती से अगर हम लोग जैसे बच्चे लोग जाते हैं, है ना, हॉस्टल में या बाहर की जिंदगी में, नए नए बाहर जब पंछी बाहर निकलता है अंडे से, है ना, तो उड़ना चाहता है, कुछ गलत चीजें भी देखता है, करने की कोशिश करता है, तो हमारा जो कवच है ना, जब बच्चे हमारे साथ में रहते हैं यानी स्कूल एजुकेशन तक, आपका इतना अच्छा उन पे संस्कार गिरना चाहिए कि बाहर निकलने के बाद में, जैसे करने के ऊपर वो कुंडल वगैरह का एक कवच था कि नहीं, है ना, तो वैसे ही एक कवच आपको संस्कार रूपी उन पे डाल के रखना है, ताकि बाहर जहां कहीं पे भी जाए कोई गलत चीज उनको अट्रैक्ट ना कर सके, इतना आपको रखना है। तो उसके लिए आपको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, इसलिए बहुत कठिन है ये। आप सोच रहे हो गृहस्थ अवस्था जो है ना, ब्रह्मचर्य से लेके हर आश्रम बहुत चैलेंजिंग है। और जो चैलेंज लेगा, सिंसियरली करेगा ना, उसका उसका पूरी तरह से वृद्ध अवस्था बहुत अच्छे तरह से जाने वाली है, और उसका स्वर्ग में टिकट निश्चित, स्वर्ग यानी यहीं पर है। तो आपका आप देखेंगे कि आपका जो वृद्ध अवस्था है यानी ये आपका जो सन्यास आश्रम भी रहेगा ना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम, ठीक है। योग, आध्यात्मिक और सेवा भाव संस्थाओं से जुड़ना, ये तो बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले नहीं जुड़े हैं तो एटलीस्ट 50 के बाद में, 40 के बाद में ये इसमें, क्योंकि क्या होता है एक खालीपन आ जाता है लेडीज में भी और जेंट्स में भी। और लेडीज का तो फिर वो मोनोपॉज वगैरह का ये रहता है प्रॉब्लम, तो बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा। तो ऐसे समय क्योंकि बच्चे खुद के पैर पे खड़े हो जाते हैं, है ना, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, आप खाली हो जाते हैं, तो ऐसे समय उसके पहले प्रिपेयर्ड करके रखिए कि आपको अच्छे संस्थाओं से जुड़ना है। योग हो गया, आध्यात्मिक हो गया, सेवा भाव, वहां पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए, याद रखिए। जहां पैसे कमाने का, वहां पे आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, एक अर्थ अर्जन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको वो अलग भावना रहेगी, और लोगों से आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं वगैरह नहीं मिलेगी, है ना। और लाफ्टर क्लब और सीनियर सिटीजन्स क्लब, ये आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समय निकाल के ज्वाइन करिए, देखिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करती है। आप अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर नहीं किया होगा अभी तक, तो वहां पे आप कर सकते हैं, बढ़िया उनके साथ घूमिए, है ना, हर एक के परिवार के साथ उनके इंटरेक्शन, फिर बाहर सहल के लिए जाइए, बहुत अच्छी जिंदगी आप व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सब आपको टिप्स के रूप में, चालीसा के रूप में दे रहा हूँ। और रिश्तेदार और मित्रों से हरदम रिश्ते बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। और जब जरूरत पड़ती है तो उनको मदद भी करना चाहिए।
आर्थिक स्थिति से अगर है आप सुदृढ़ तो कीजिए, समय दीजिए, है ना, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, है ना, तो मिलना जुलना रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूँ आपको मेरा अनुभव कि संसार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं आपके इसमें होना चाहिए जिसे आप द्वेष करते हो, या जिसे बात नहीं करते हो, जिसे घृणा करते हो, जिसे क्रोध करते हो। ऐसा एक भी व्यक्ति आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तब आप सही में माने आप वानप्रस्थ में है। ठीक है, तो जरूरी है कि सबसे प्रेम से, आपको एक सिंपल सा बताता हूं कि मैं जब फैक्ट्री में काम करता हूं तो आप 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 2-4 लोग आपसे थोड़ा सा द्वेष करेंगे ही। मैंने वो 2-4 लोग को ही अपना चैलेंज ले लिया था कि इनको मैं मेरा दोस्त बनाऊंगा। और इट्स अ वेरी इजी, बहुत इजी है। आप उनका जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कीजिए, और उनसे हरदम अच्छी बातें कीजिए, उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में हरदम। आप देखेंगे कितने दिन वो रहेगा, एक दिन आपका बन ही जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, चैलेंज लीजिए जो भी आपके दुश्मन है या आपको ऐसा लगता है, आप उनके जाइए, कोई ना कोई मार्ग निकल जाता है। पहले मन तो बनाइए, ठीक है, और इंटरेस्टेड विषय पे अभ्यास करते रहिए। तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि जब मुझे लगा कि अब मैं, मेरा रिटायर्ड होना है ना, 85 में, मैं 2009 में रिटायर्ड हुआ, पर 85 से मैंने ठहरा लिया था कि मैं, मेरे पास में ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज है जो मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। तो हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, समाज सेवा करते थे। मैंने योग बचपन से ही, मुझे बहुत लगाव था, तो मैंने सोचा नहीं, मैं योग का ही सहारा लूंगा और लोगों का उसमें सेवा करूंगा। तो बढ़ गया, अभी आगे भगवान भी मदद कर रहे हैं, सभी लोग मदद कर रहे हैं। और हॉबीज से जरूर जुड़िए। अब हॉबीज ऐसा है कि हॉबीज हरदम बदलते रहती है। ठीक है, बचपन में था मेरा कि मैं पायलट बनूं, फिर मुझे तबला बजाने का शौक था, मुझे पेंटिंग करने का शौक था, स्कूल कॉलेज तक मैंने किया। उसके बाद में फिर जब फैक्ट्री में गया तो फिर अलग खेलने का शौक लग गया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, फिर ड्रामा में काम करना, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज। और अभी तो ऐसा है कि बस योग ही योग है, बस लोगों की सेवा करते रहो, योग सिखाते रहो और योग पढ़ो। इसलिए तो पीएचडी कर रहे हैं ना, कि भाई नई नई जानकारी लेना और लोगों में बांटना है, परिवार समाज में अपनी उपयोगिता बनाए रखे। इसलिए इसलिए मैं बोला कि कोई इंटरेस्टेड टॉपिक है तो उसमें, क्योंकि आप कोई स्पेशलाइज्ड रहेंगे ना, तो लोग आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, परिवार आपको पूछेगा, समाज आपको पूछेगा, देश आपको पूछेगा। अगर आपने अपनी उपयोगिता नहीं बढ़ाई है तो कोई नहीं पूछेगा। आप ऐसे ही करोड़ों जैसे लोग हैं ना, वैसे ही आप आएंगे जाएंगे, कोई कोई पता ही नहीं चलेगा अभी संसार में आए थे और चले जाए। ठीक है, तो जितने भी सुन रहे, मुझे पता है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर से अभी से बदलो अपने आप को। बहुत लोग कर ही रहे हैं, ठीक है आप लोग। और अपने परिवार पे निर्भरता कम करें, ये तो बहुत जरूरी है भाई। है ना, नहीं तो होता क्या है जॉइंट फैमिली में, अरे भाई तू मेरा ये काम कर लेना, अरे पानी लेके आ रहे, मेरे इलेक्ट्रिक बिल भर देना, अरे ये कर, नहीं 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 नहीं, आपको सब काम करना है। आप पहले से करते आए हैं ना, तो ऐसा मत सोचिए कि वृद्ध हो गए इसलिए लोगों से काम करना है। बच्चे तो आपको बोलेंगे मैं कर देता हूँ, नहीं, आपको सब काम करना है। हमारी माता जी का मुझे याद है कि आखिरी दम तक, 87 तक, वो अपने हाथ से ही सब करती थी, उसको पसंद ही नहीं था कोई उसको मदद करे। तो ऐसा हमारा नेचर बनना चाहिए खुद का। घर के कामों में मदद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जितना भी आपसे होता है। ठीक है, पर जबरदस्ती नहीं, वो डोंट पोक योर नोज इन बिटवीन द ये लोगों में, ठीक है, हमारे परिवार में घर के सदस्य पे बोझ ना बने, बिल्कुल बोझ नहीं बनना। इसलिए अपने शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी रखना है। आप शरीर से अगर अच्छे हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल आपके लिए हरदम तैयार है कि उनको बोझा, बहु लोगों को कभी नाती पोते कभी बोझा नहीं लगेगा कि अरे इनकी दवाई लाना है, अरे इनको हॉस्पिटल लेके जाना, बिल्कुल नहीं। मेडिकल चेकअप कराते रहिए, इसलिए इसलिए कराते रहना है। बच्चों के साथ खेलिए। सबसे अच्छा इंटरटेनमेंट मैं बोलता हूँ कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके साथ खेलो, अब इतना अच्छा लगता है ना, है ना। जैसे हम लोग भगवान के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, जब भी बच्चों की सेवा करने का मौका मिलता है अपने नाती पोती का, सोचिए कि भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप एक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ आप खेलो तो देखो कितना मजा आता है।
है ना। खुली हवा में आपको सुबह शाम जाना ही है घूमने, ठीक है। बना लीजिए, आपका रूटीन बना लीजिए, सात्विक आहार ही करना है, रासिक और तामसिक नहीं करना। बहुत आपने जीभ का जो चोचले थे ना, बहुत सही, बहुत बहुत उसको मजा दे दिया, अब नहीं देना। अगर आप देंगे ना, देखिए, आप जैसा खाएंगे अन्न ना, वैसा आपका मन बनेगा। आप रासिक खाएंगे, आपका मन चंचल रहेगा, गंदी चीजों इधर उधर भागेगा, है ना। अभी तो हमें सात्विक रहना है ना, ईश्वर के पास जाना है ना। तो आपको अच्छे विचार रखना बहुत जरूरी है। तामसिक करेंगे तो वही पड़े रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना कोई व्यसन में, न कोई। ये तो बहुत जरूरी है कि हमें सात्विक आहार ही लेना है। और उसमें सात्विक आहार में क्या आता है, फल सलाद सब्जियां आदि आपको भरपूर सेवा करना है। सुबह जल्दी उठना है और क्या करना है, रात को जल्दी सोना है। देखिए सबको, मुझे याद है अभी भी, हम लोग रात को हमारे माँ और पिताजी तो 9 बजे, 9:30, 10 बजे सुला देते थे और सुबह 4 बजे उठा देते थे। तो हम लोग खुद करो और बच्चों को बोलो, जरूर से करेंगे, ठीक है। नियमित व्यायाम और योग तो करना बहुत जरूरी है भाई, बिना उसके देखिए, एक मशीन है, आप कोई मशीन ले लीजिए, कोई भी मशीन, उसका आप ओवर ऑयलिंग करते हैं, आप कार है, स्कूटर है ना, बिल्कुल प्रॉम्प्टली वो समय आया कि ऑयल चेंज करना है, उसको सर्विसिंग करना, भाई शरीर का भी तो करना जरूरी है ना। तो इतना सिंपल है, भगवान ने तो इतने अच्छी डिजाइन किया है कि 400 साल तक आप अच्छे, आपके सभी जो अवयव है ना अंदर, ऑर्गन्स, 400 साल तक अच्छा काम कर सकते हैं। पर हम उसको क्या देते हैं, मुझे बताओ, जो उसको चाहिए खुराक, शरीर को सात्विक चीजें वो देती ही नहीं है। बचपन से ऐसी चीजें अंदर डाल रहे हैं ना कि उसकी लाइफ 100 साल से भी अभी कम हो गई है ना। तो बुरे विचार और बुरे शरीर, वो हमारी जो फंक्शंस वगैरह है, मेडिकल सिस्टम्स, वो हम लोग ने सब डिस्टर्ब कर दिया। तो इसलिए रोज व्यायाम, देखो जो हो गया, आज से रोज व्यायाम, रोज योग आप करेंगे, आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास करो, इतने अच्छे अच्छे हमारे अब ग्रंथों का जब वाचन करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि अभी जितने भी इन्वेंशन चल रहे हैं ना, ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में तो लिखा है ये ऑलरेडी। बहुत आश्चर्य होता है, अपने ग्रंथों पे अभिमान होता है, खुद पे अभिमान होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। यहाँ पे जब बोलता हूँ मैं, यहाँ पे जब सिखाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि आपकी भारतीय संस्कृति इतनी महान है, और आप क्यों पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, जबकि हम आपके इधर आना चाहते हैं। देखिए दुनिया, तो अपनी संस्कृति का बहुत मान कीजिए। अष्टांग योग, यम नियम का पालन बहुत जरूरी है आपको करना, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पढ़ो उसको, ठीक है। नैसर्गिक चिकित्सा शैली को अपनाओ, नेचुरोपैथी को अपनाना है ना। मैं तो बोलता हूँ, साल में बाहर कहीं जाते हैं ना घूमने उमने, उसके जैसे 10 दिन पतंजलि का बहुत अच्छा नैसर्गिक उपचार केंद्र है हरिद्वार में, वहां आप जा सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक उपचार केंद्र मिल जाएंगे, जहां चाहिए ओवर ऑयलिंग करके आइए, ठीक है, पूरे परिवार के साथ। एक्यूप्रेशर, हस्त मुद्रा का अभी थर्ड सेशन जो होगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ध्यान हो गया, फिर हस्त मुद्राएं हो गया, एक्यूप्रेशर, और कुछ खान पान की चीजें हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे उसके अगले इसमें। अपने मनपसंद जगह पे घूमने जाए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब यंग रहते हैं ना, तो पैसा जमाना, पैसा जमाना, बच्चों के एजुकेशन, तो कहीं घूमने उमने जाते नहीं है। पर जब वृद्धावस्था में आते हैं ना, तो इसलिए बोला सीनियर सिटीजन ग्रुप को अडॉप्ट कीजिए, है ना, लाफ्टर ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप है ना, ये जो घूमते रहते हैं। आप जी अलग से जाइए, है ना, जो जिससे निसर्ग से प्रेम है, वो निसर्ग की जगह जाइए। जो भी पति पत्नी का ध्यान रखे। भैया क्या होता है, नोकझोंक की चलती है ना। पंडित बोलता है सब गुण मिल रहे हैं, पर कोई मिलते नहीं है। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक नहीं होती होगी। वो नोकझोंक है बहुत अच्छे के लिए होती है, परिवार के डिसीजन अच्छा होना चाहिए उसके लिए होती है। पर होता है जितना नोकझोंक हो गया, पर जब ग्रस्त हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल नोकझोंक। आपको एक दूसरे का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। यही तो एक्चुअली अच्छी जिंदगी, प्यार करने की जिंदगी अभी चालू होती है, लोग हंसने लगे होंगे, ठीक है। वो जो प्यार है ना, पहले जो गृहस्थ आश्रम होता है, वो अलग प्रकार का होता है। ये रियल प्यार होता है पति पत्नी का, जो वानप्रस्थ में होता है, ठीक है। और ये तो सुनिश्चित है, 50 और 60 के बाद में आपको अपनी जिंदगी शुरुआत करना है, अपने लिए जीना है, ठीक है। और प्रायोरिटी दीजिए अपनी जिंदगी को। और भोजन जो है वो सूर्य अस्त के पहले करना है। बॉडी का पीएच आपको मेंटेन करना है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जितनी भी बीमारियां होती है हमारे शरीर में, वो एसिडिटी एनवायरमेंट में होती है।
तो एसिडिटी को हम लोग उसको कम करना है, अर्थात अल्कलाइन इसमें लाना है। तो क्या है, एक रेंज दिया है पीएच का, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.35 टू 7.45। अगर हमारे बॉडी का पीएच 7.35 टू 7.45 अगर मेंटेन होता है तो आपको कोई डिजीज हो नहीं सकती है, गारंटेड। ठीक है, कैसे करेंगे? तो जो भी खाना खाते आपको पता है सब एसिडिक है, ठीक है। और उसके साथ अगर सलाद, सलेवा, वो मेन इंपॉर्टेंट है ठीक है, वो आपको प्रोड्यूस करना है, शांत मन चित्त से प्रसाद करके ग्रहण करना है। और फल खाना है, सब्जियां खाना है, भरपूर सलाद खाना है, स्प्राउटेड अन्न खाना है ना। सुबह खाना है जब सनराइज होता है, यानी 11 से 12 के बीच में, सनसेट के पहले फिर से खाना खाना है। सनसेट के बाद में खाएंगे तो जठर अग्नि मंद हो जाती है, याद रखना, है ना। ठीक है, ये तो मैंने पिछले बार ही बताया था, हरी भरी करी को टाले। कहीं पे भी खाते हैं तो जल्दी जल्दी नहीं खाना है, 8 मिनट से ज्यादा लगाना है। 8 मिनट के बाद ही सिग्नल जाता है हमारे पेट से ब्रेन को कि मेरा पेट इतना भरा है। ठीक है, वरी में कभी नहीं खाना है, वो सलेवा तैयार ही नहीं होगा, एंजाइम तैयार ही नहीं हो गए, और करी खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और डाइजेशन नहीं होगा। लाफिंग, क्लैपिंग और क्राइंग वो हम लास्ट में करने वाले, क्राइंग छोड़ के, हाँ तो बोलेंगे ठीक है, खाओ या नहीं खाओ तो कभी मत खाना, क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था कि हम रिसेप्शन में जाते हैं, कोई बताता अरे बहुत अच्छी डिश है, पेट हमारा पहले ही हाउसफुल हो गया है, ठीक है, पर फिर जाते हैं, फिर ऐसा लगता है खाओ या नहीं खाओ, पर जीभ बोलती खा ले यार, बाद में देख लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अभी नहीं लगाम लगाओगे तो जीभ को, अभी अभी ऊपर जाने की उम्र है, अब तो अपनी इंद्रियां अपने कंट्रोल में आना चाहिए, अभी नहीं किया तो फिर बहुत आगे बहुत, फिर टॉयलेट या यूरिनल अगर लगी है ना, कभी भी, जैसे अभी सेशन चालू है, बीच में किधर जाके आने का, ठीक है, नहीं जाओगे ना तो वो टॉक्सिन्स घूमते रहेगा, और फिर हमारी यूरिन ब्लैडर की वो प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, फिर यूरिन लीकेज और प्रोस्टेट और टेस्टिस, और जो जीभ को अच्छी लगती है वो पेट का दुश्मन है, ये हरदम याद रखना। तो यहाँ हम लोग ने खत्म किया आज का आरोग्यम, योग आरोग्यम चालीसा। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अब हम लोग प्राणायाम, देखिए प्राणायाम तो आप लोग को, बहुत लोग को पता है, बहुत अच्छे से सब लोग बहुत सारे सेशन लेते हैं, आप लोग भी रोज करते हैं जी। थैंक यू आनंद मल जी साहब, अलकर साहब, बहुत बढ़िया था सेशन आपका।